क्यों लंबा नहीं था? इसलिए लंबा नहीं था क्योंकि ना वो आपस में 3-4 भाई थे और उसमें वो एक बहन थी। उस भाइयों में से उस बहन को चुना गया शासन करने के लिए। तो भाई उसके सबसे बड़ी शत्रु बन गए, परंतु ये महिला किसी को शत्रु रूप में नहीं देखती, परंतु कहते हैं ना, सत्ता का लोभ के लिए अपने भी शत्रु बन जाते हैं। तो कॉन्स्पिरेसी कर कर, षड्यंत्र कर कर उसे, यानी राजिया सुल्तान को ज़्यादा समय तक टिकने नहीं दिया। इसीलिए इन्होंने 3-4 साल शासन किया, फिर कॉन्स्पिरेसी कर कर इसको मरवा दिया। क्योंकि ना आप देखेंगे अक्सर जो शासन करने वाले होते हैं वो पुरुष वर्ग के व्यक्ति होते हैं, परंतु यहाँ पर जो इल्तुतमिश था उसने देखा कि उसके जो पुत्र है वो सब नालायक है, शासन करने के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए उसने शासन करने का अधिकार किसको सौंपा? वो शासन करने का अधिकार दिया उसके बेटी राजिया को। तो इसी कारण वो जो भाई थे वो इसके शत्रु बन गए और इसी द्वेष के कारण, इसी ईर्षा भाव के कारण राजिया के ऊपर षड्यंत्र होता रहा। कहते हैं ना, जहां सुंदर फूल खिलता है उसके चारों ओर भ्रमर घूरते रहते हैं। तो देखो, राजिया सुल्तान के बाद किसने राज किया? उसके बाद आता है घियासुद्दीन बलबन। घियासुद्दीन बलबन देखो 1265 to 1286। देखो, in 1265 a Turkish slave Balban who had become a leading member of the nobility took over as Sultan. He undertook the following measures to strengthen the position of the Sultan. तो 1265 में घियासुद्दीन बलबन आता है और दिल्ली सुल्तानेट का सुल्तान बनता है। तो उसके सुल्तान को, यानी उसके एम्पायर को मजबूत बनाने के लिए उसने कुछ कदम उठाए थे। क्या क्या कदम उठाए थे देखते हैं। जैसे डिफीटेड मेनी लोकल रूलर्स, यानी बहुत सारे अंचलीय और स्थानीय जो लोकल शासक थे उसको डिफीट किया था, यानी उनको हराया था। तो कहने की जरूरत नहीं, आप जब किसी को हराते हैं उसके ऊपर अपना शासन बना लेते हैं, उसके ऊपर अधिकार पा जाते हैं। तो जैसे आपने ऐसे लोकल रूलर को हराया तो वो जो लोकल सेक्टर था उस पर आपका शासन आ गया, आपका कंट्रोल आ जाता है। दूसरा देखो, डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम मंगोल इन्वेंशन एंड इंटरनल रिवोल्ट्स। तो बहुत सारे दंगे और इंटरनल यानी आंतरिक युद्ध ऐसे रोज होते रहते हैं, ऐसे इंटरनल इश्यूज उठते रहते थे। तो उसको उसने बहुत ही अच्छी तरह से संभाला तथा उस समय का जो प्रमुख विदेशी आक्रमण होता था वो था मंगोलों का आक्रमण। तो उसको भी उसने अच्छी तरह देखा, उसका अच्छी तरह डट कर सामना किया, अच्छी तरह डिफेंड किया उसके सामने। एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम। स्पाई मतलब गुप्तचर। तो उसने अपने सुरक्षा व्यवस्था को, अपने राज्य की सुरक्षा को, अपने सुल्तान की सुरक्षा को वृद्धि करने हेतु बहुत ही अच्छा इफेक्टिव गुप्तचर का व्यवस्था बनाया, अच्छा स्पाई सिस्टम बनाया। उसके बाद देखो 4th पॉइंट, रिस्टोर्ड लॉ एंड ऑर्डर इन गंगा जमुना दोआब land between two rivers by adopting a policy of blood and iron. He mercilessly punished robbers and destroyed the zamindars who defied his authority.
मतलब उसने लॉ और ऑर्डर का सहायता लिया गंगा जमुना दोआब के क्षेत्र के समस्या को हल करने के लिए। अब देखो गंगा यमुना दोआब मतलब इन नदी जहां से प्रभावित होता है, यहाँ पर जो लैंड पड़ता है उस इलाके की समस्या को, उस भूमि की समस्या को हल करने के लिए उसने लॉ एंड ऑर्डर का सहायता लिया। कैसे? उसने जो पॉलिसी अपनाई वो है ब्लड और आयरन का। ये पॉलिसी क्या कहता है? ये पॉलिसी से उसने निर्दयता से जितने भी चोर है, लुटेरे हैं, उन पर कोई भी दया नहीं दिखाया। उसको निर्दयता से पनिश करते थे, दंड देते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के जो जमींदार भी थे, जो उसको मानते नहीं थे, उसको राजा शासक के रूप में मानते नहीं थे, अपने मनमाना आचरण करते थे, उसको भी ऐसा पनिशमेंट देते थे। उन पर भी ये ब्लड और आयरन का पॉलिसी लगता था, निर्दयता से पनिश किया जाता था। ठीक है। अब देखो खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो खलजी डायनेस्टी का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो कब से कब तक है? 1290 से लेकर 1320 तक। तो देखो, बलबन consolidated Turkish rule in India. Eventually his grandson and successor Kaikubad was murdered by Jalaluddin Khalji, who seized the throne and established the Khalji dynasty. इसका मतलब यह है कि जो घियासुद्दीन बलबन था ना, उसने भली भांति टर्किश एम्पायर को भारत में उसका विस्तार प्रचार कराया, अपने शासन का विस्तार किया, अपने अधिकार का पूर्ण सहायता से अपने सुल्तान को स्ट्रेंथन करने के लिए सब कुछ किया। फिर उसका जो अगला पीढ़ी आता है, अगला जो सक्सेसर आता है, वो उसका ग्रैंडसन था, उसका नाम था काइकुबाद। तो क्या होता है ना, काइकुबाद का मर्डर हो जाता है। किसके द्वारा? न जलाउद्दीन खलजी के द्वारा। तो ये जलाउद्दीन खलजी उसको मर्डर कर कर, यानी वो सक्सेसर था गियासुद्दीन बलबन का, तो जब उसका मर्डर हो जाता है तो गियासुद्दीन बलबन का जो एम्पायर था, जो सुल्तान था, जो दिल्ली सुल्तानेट का एरिया था, वो जलाउद्दीन खलजी के अंडर आ जाता है। अब खलजी वहां से वो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और वहां से खलजी डायनेस्टी का आरंभ होता है। ठीक है। तो देखो, इन खलजी डायनेस्टी का जो पहला शासक था, पहला रूलर था, उसका नाम है जलाउद्दीन खलजी। उसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1291 से लेकर 1296 तक। ठीक है। He ascended the throne when he was very old. His nephew Alauddin Khalji murdered him in AD 1296. मतलब वो जब सत्ता में बैठा, वो बहुत ही वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, युवा नहीं था। तो उस समय उसने सत्ता को अपने हाथ में लिया, शासन करने के लिए आया। तो क्या होता है ना, उसका जो नेफ्यू रहता है, उसका नाम है अलाउद्दीन खलजी, तो वो उसको मर्डर कर देता है। यानी 1291 को उसने शासन करना आरंभ किया, तुरंत उसके 5 साल बाद 1296 में उसका मर्डर हो जाता है, उसके अपने नेफ्यू अलाउद्दीन खलजी के द्वारा। तो फिर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी सत्ता में आता है और वहां से लेकर 1316 तक शासन करता है दिल्ली सुल्तानेट पर। तो देखो, अलाउद्दीन खिलजी रेन फ्रॉम 1296 टू 1316। ठीक है। He expanded and consolidated the Khalji dynasty. He wanted to conquer the world and called himself the second Alexander or Sikandar-i-Sani. यानी वो खलजी डायनेस्टी को एक्सपांड करता है, फिर जहाँ जहाँ कंसोलिडेट करना होता है वहाँ पर कंसोलिडेट भी करता है। यानी
इस खलजी डायनेस्टी को विस्तार करने के लिए जो जो भी कदम पदक्षेप उठाना होता है उसको करता है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो जो भी करना होता है उसने किया। क्योंकि ना राजाओं का शौक होता है कि सब लोग उसको उपाधि दे, सब लोग उसको कुछ नाम से पुकारे, सब लोग उसको कहे कि ये महाशक्तिशाली है, यानी प्रशंसा पाना। और कैसे प्रशंसा? आत्म प्रशंसा राजाओं का शौक होता है। तो कुछ उस तरह वो भी चाहता था कि वो विश्व विजेता बने, जैसे सिकंदर का लक्ष्य था, और विश्व विजेता बनकर दूसरा सिकंदर के नाम से विख्यात हो सके जगत में। ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज बेस्ट नोन फॉर, लोग उसे किस लिए ज्यादा जानते हैं। देखो पॉइंट नंबर 1, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात, मालवा, राजस्थान, देवागिरी रूल्ड बाय यादवज, वारंगल रूल्ड बाय काकतीयाज, दपर समुद्र रूल्ड बाय होयसलाज। लोग उसको इसलिए ज्यादा जानते हैं कि उसने गुजरात, मालवा, राजस्थान और देवागिरी, जो उस समय यादवों द्वारा रूल किया जाता था, उस पर विजय प्राप्त किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वारंगल जो काकतीय द्वारा रूल किया जाता था उस पर भी विजय प्राप्त किया था। और एक है द्वाबरा समुद्र जो होयसला द्वारा रूल किया जाता था उस पर भी विजय प्राप्त किया था उनको हराकर। ठीक है। तो देखो सेकंड पॉइंट, टैकलिंग द मंगोल मेनान्स बाय स्ट्रेंथनिंग द फोर्ट्स एंड फ्रंटियर प्रोविंसेस अंडर द एबल जनरल्स। देखो तुम देखे होगे हमारे देश में ना बहुत सारे ऐसे किले हैं, आज उतने किले नहीं है, ये सब किले प्राचीन समय का है। क्योंकि ना उस समय जो राजा महाराजा रहा करते थे वो इन किलों में रहते थे, इन किलों में विचरण करते थे। और उस समय बहुत सारे राजा महाराजा से छोटे छोटे राज्य का, छोटे छोटे प्रोविंसेस का, तो किले उनका घर होता था। तो उसको ज्यादा सिक्योर करना, ज्यादा सशक्त करना, मतलब राजा का सुरक्षा बढ़ाना होता था, है कि नहीं। तो उसने क्या किया, मंगोल का जो आक्रमण था उससे बचने के लिए अपने जितने भी किले थे उसको ज्यादा सशक्त बनाया, उसका देखरेख बहुत ही काबिल व्यक्ति को दिया ताकि मंगोल आक्रमण ना कर सके। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, मेजर्स टू प्रिवेंट रिवेलियंस एंड रेस्ट्रिक्टिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ नोवेल्स। तो ऐसे बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए ताकि वो अपने एरिया के अंदर बगावत ना हो सके, कोई रिवेल उठकर खड़ा ना हो। ठीक है। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी लाए जैसे कि नोवेल का इंटरमिक्सिंग ना हो। चौथा पॉइंट देखो, रेवेन्यू बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड स्पेशल अपॉइंटिंग रेवेन्यू ऑफिसर टू कलेक्ट टैक्सेस। उस समय का जो अर्थनीति था, जो रेवेन्यू सिस्टम था, कैसा था, वो था किसके पास कितना अधिक लैंड है, कितना अधिक भूमि है। जितना अधिक भूमि क्षेत्र होगा, जितना अधिक लैंड होगा, उसी के अनुसार उतना अधिक वहां से रेवेन्यू लिया जाएगा। ठीक है। और इसी रेवेन्यू को लेने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया गया ताकि वो कर कलेक्ट कर सके, यानी टैक्स कलेक्ट कर सके। पांचवा पॉइंट देखो, स्टार्टिंग ए सिस्टम ऑफ मार्केट कंट्रोल अंडर व्हिच द प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज वर फिक्स्ड। तो जैसे बाजार में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, बहुत सारे आइटम का, गुड्स का, बहुत सारे कमोडिटीज का। आज देखोगे 1 किलो आलू का दाम मान लो 12 रुपया है, तो कल बढ़कर ये 18 रुपया हो चुका होगा। और जब बहुत ही इमरजेंसी, बहुत ही क्राइसिस सिचुएशन है,
ये 12 से 18 नहीं, 18 से 20 भी नहीं, कम से कम 50 भी हो चुका होगा। और जब सप्लाई बहुत ज़्यादा है, उतना इमरजेंसी कंडीशन नहीं, तब आज जो आलू आप 12 रुपये किलो में खरीदे हो, वो शायद कल 6 रुपये या 7 रुपये किलो में होगा। क्यों ना, इकोनॉमी का बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट नियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि अगर सप्लाई ज़्यादा हुआ लेकिन डिमांड कम है, तो उसका पैसा, उसका जो प्राइस वो घट जाएगा। लेकिन अगर सप्लाई कम हुआ, डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बहुत तीव्र गति से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो देखो, सेपरेट मार्केट्स हुआ एस्टेब्लिश अंडर द मार्केट सुपरविजिलेंस और शाहनाज। मतलब एक सेपरेट मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया मार्केट सुपरविजिलेंस के अंदर, यानी मार्केट के देखरेख के लिए एक मार्केट सुपरविजिलेंस रख दिया गया था, जिसको शाहनाज कहा जाता था। उनके अंदर सेपरेट मार्केट को एस्टेब्लिश किया गया। There were 3 main markets, one for food grains, second for costly cloth and third for slaves, horses and cattle. तो 3 तो मेन मार्केट हुआ करता था। एक जिसमें अन्न या अनाज बिक्री होता था, दूसरा जिसमें कॉस्टली कपड़े बिक्री होती थी, यानी वस्त्र का बेचना और खरीदना वहां पर होता था। और तीसरा होता था, उन दिनों स्लेव का ट्रेड होता था, यानी उन दिनों नौकर चाकरों को बेचा जाता था। तो तीसरा मार्केट में ये स्लेव, और दूसरा है हॉर्सेस यानी घोड़ा, और कैटल। इन तीनों को एक मार्केट में लिया जाता था, यानी 3 तरह का मार्केट। एक चाल दाल आलू अनाज ऐसे के लिए, दूसरा वस्त्र के लिए और महंगे महंगे वस्त्र, तीसरा इन सब स्लेव, कैटल और हॉर्सेस के बिक्री के लिए। ठीक है, और ये सब किसके देखरेख में होता था? शाहनाज। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वर प्रिस्क्राइब फॉर दोज हु चीटेड और वायोलेटेड रूल्स। तो जो भी बनाए गए नियम कायदे का उल्लंघन करेगा, उसको वायोलेट करेगा, उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था, कड़ी से कड़ी दंड दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंट्रोड्यूसिंग हुलिया इन द आर्मी। अंडर दिस ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर वाज रिकॉर्डेड। द कैवेलरी यूज द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस विद द रॉयल इंसिग्निया। तो आर्मी में हुलिया नामक एक सिस्टम लाया गया। ये हुलिया सिस्टम क्या कहता है? इसमें सोल्जर की जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है और जितना भी उसने कार्यकाल में जो भी कार्य किया है, मतलब कह लो सोल्जर का बायोडाटा, सोल्जर का डिटेल्स उसमें रखा जाता था। जैसे आज डेटाबेस होता है, डेटाबेस में तुम्हारा इंफॉर्मेशन रहता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, सब कुछ। जब भी कुछ भी कार्य, कुछ भी आवश्यकता पड़ी तो वहीं से तुम्हारे लिए तुम्हारा इंफॉर्मेशन फेच किया जा सकता है, तुम्हारे विषय में जाना जा सकता है। ठीक उसी तरह उन दौरान ये डिजिटल कनेक्शन तो नहीं था, टेक्नोलॉजी तो नहीं था, तो उन्होंने इसको हुलिया सिस्टम के माध्यम से किया। ठीक है, तो ये हर एक और प्रत्येक सोल्जर यानी सैनिक के विषय में वहां पर सूचना एकत्रित करके रखा जाता था। फिर कैवेलरी यूज डग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी जो घुड़सैवक थे वो डग यूज करते थे। ये डग मतलब क्या? हॉर्सेस का ब्रांडिंग करते थे। कैसे ब्रांडिंग होता था ना? जो रॉयल इंसागिनिया है,
उसके द्वारा, यानी शासन या फिर राजशाही का जो चिन्ह है वो चिन्ह के द्वारा हॉर्सेस का ब्रांडिंग किया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। जो भी एसेंशियल, आवश्यक, जो लग्जरी नहीं है, जो नेसेसिटी है, जो सबके लिए चाहिए, उस सब कमोडिटीज का, उस सब आइटम का, उस सब गुड्स का प्राइस को उसने रेगुलेट करने के लिए अच्छा पदक्षेप लिया, अच्छा स्टेप्स उठाया, ताकि उसमें यानी उनके प्राइस में अधिक वृद्धि ना हो, ताकि उसको कोई खरीद ना सके, उसको कोई अपना ना सके, वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग ए वेरी एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, तो इसने भी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही कुशल गुप्तचर का व्यवस्था बनाया, जो इधर उधर से कहाँ क्या चल रहा है, कौन कैसा षड्यंत्र कर रहा है, किसका मनोभाव कैसा है, किसका मनोदशा कैसा है, कौन राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध, शासन के विरुद्ध बगावत करना चाहता है, शत्रु क्या कर रहा है, ये सब जानने के लिए इफेक्टिव गुप्तचर सिस्टम को उसने ऑर्गेनाइज किया या फिर व्यवस्थित किया। फिर देखो, ए वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी स्टेट इन AD 1316। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाता है 1316 में, उसके बाद बहुत सारे सीरीज ऑफ युद्ध आरंभ हो जाता है, बहुत सारे रन आरंभ हो जाता है। सो इन AD 1320 पावर वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ घियासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो 1316 के बाद बहुत सारे युद्ध होता है, और इन युद्ध के दौरान जो खिलजी डायनेस्टी के जो सक्सेसर थे या फिर जो भी उनके वंशज थे वो सब हार जाते हैं। तो फिर 4 सालों के युद्ध के बाद 1320 को ये शासन का पावर, ये दिल्ली का पावर, ये सुल्तानेट का पावर आ जाता है घियासुद्दीन तुगलक वंश के हाथ में। अब देखो, पहले घियासुद्दीन बलबन आया था, अब ये घियासुद्दीन तुगलक है, यानी वो वाला बलबन था, ये वाला तुगलक डायनेस्टी है। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक जितना भी पढ़ाया है समझ में आया होगा। अब देखो तुगलक डायनेस्टी, ये कब से कब तक है? ये है AD 1320 से लेकर 1412 तक। इसके ऊपर एक केस स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो, घियासुद्दीन तुगलक इस डायनेस्टी का पहला शासक है। इसका कार्यकाल है 1320 से लेकर 1325 तक। निकनेम गाजी मलिक, Ghiyasuddin Tughlaq came to power in AD 1320 after killing the last Khalji ruler खुसरो खान। तो ये जो घियासुद्दीन तुगलक है, इसका निकनेम यानी इसका निकनेम क्या है? इसका निकनेम गाजी मलिक है। ठीक है, तो ये पावर में आता है 1320 को। किस तरह आता है ना, जो लास्ट खलजी रूलर होता है उसका नाम होता है खुसरो खान, उसको मारकर। ठीक है, देखो, हम देखते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका मृत्यु 1316 में हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत सारे युद्ध होता है, बहुत सारे रन होता है, संग्राम होता है। तो वो जो युद्ध संग्राम के दौरान जो लास्ट खलजी रूलर था जिसके साथ युद्ध हुआ घियासुद्दीन तुगलक का, या फिर कहिए जिसको मारकर घियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक डायनेस्टी का नींव रखा, वो है खुसरो खान। ही बिल्ड द फेमस तुगलकाबाद फोर्ट इन दिल्ली। तो जो दिल्ली में विख्यात तुगलकाबाद किला है वो किसने बनाया था? वो इसी घियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। घियासुद्दीन died under mysterious circumstances in AD 1325 when a pavilion
built by his son Jona Khan to welcome him back from a military campaign collapse। यानी कोई मिलिट्री कैंपेन में, कोई युद्ध में, कोई सेना से जुड़ा हुआ समस्या लेकर वो घियासुद्दीन बलबर गया था। तो वो कार्य समाप्त करके जब वो लौट रहा था, जब वो अपने घर आया, तब उसको वेलकम करने के लिए, उसको स्वागत देने के लिए उसके पुत्र जौना खान ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा मंच, बहुत ही बड़ा आयोजन किया। तो ये सब मंच, ये सब पवेलियन बनाने के दौरान उसी में उसका मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए इसको एक मिस्टीरियस मृत्यु कहा जाता है, यानी अचानक मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो सेकेंड शासक उभरता है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1391 तक, यानी 1325 to 1351। Jona Khan succeeded his father to the throne under the title Muhammad bin Tughlaq in AD 1325। तो देखो जो घाजी मलिक है ना, उसका वास्तविक नाम तो घाजी मलिक है, लेकिन वो प्रजा में जो नाम से विख्यात हुआ, जिस नाम से उसने शासन किया, उसका नाम था घियासुद्दीन तुगलक। ठीक उसी प्रकार जब उसका मृत्यु हो गई, उसका पुत्र का वास्तविक नाम जौना खान था, लेकिन उसने जब शासन किया या फिर प्रजा के मध्य उसका जो नाम विख्यात हुआ, जिस नाम से उसने शासन किया, वो हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो जौना खान और कोई नहीं, जौना खान ही मोहम्मद बिन तुगलक है, और जौना खान है ये घियासुद्दीन तुगलक या फिर कहे घाजी मलिक का बेटा। ठीक है, तो ये सत्ता में आता है 1325 में। Then we get information about his reign from the accounts of Ziauddin Barani, Islami and the Moroccan travelers Ibn Battuta। तो इसके बारे में हमें सूचना कहाँ से मिलता है? हमें सूचना मिलता है उन दौरान जो कवि, लेखक या फिर विदेशी ट्रेडर थे, जो विदेशी पर्यटक थे, उनके डायरी में, उनके लेखनी में जो लिखा जाता है या फिर जो लिखा गया है, उनसे सूचना हम प्राप्त करते हैं। जैसे इब्न बतूता था, जियाउद्दीन बरनी था और इसामी था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक undertook several ambitious projects which became controversial and were largely responsible for his unpopularity। तो मोहम्मद बिन तुगलक प्रजा के मध्य अनपॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन था कि उसने बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नींव रखा या फिर प्रोजेक्ट को पूर्ण करना चाहा, जिससे शायद बहुत सारे हानि हो रहा था, प्रजा के लिए सही नहीं था, राज्य के लिए सही नहीं था। ठीक है, अब देखो मोहम्मद बिन तुगलक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट को हम देख लेते हैं। देखो मेजर क्या है? मेजर है कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। तो जब वो सत्ता में आता है, उसने दिल्ली से देवागिरी को अपना राजधानी बना दिया। यानी अपना राजधानी जो पहले घियासुद्दीन तुगलक के समय तुगलक वंश का राजधानी था, वो अब वो राजधानी नहीं रहा। यानी राजधानी शिफ्ट हो गया दिल्ली से देवागिरी में। और देवागिरी कहाँ बसा है? डेक्कन में। और ये कब किया उसने? 1327 को। ही रीनेम्ड इट दौलताबाद। और ये देवागिरी को उसने एक नया नाम दिया, उसको नाम दिया दौलताबाद। The reason for this change was the Devagiri's location and proximity to South India. However, within 5 months, the capital was shifted back to the Delhi, causing even greater hardship once again. तो देखो उसने क्या किया ना, जो पहले पूर्व राजधानी था दिल्ली, वहां से उस राजधानी को शिफ्ट करके ले गया देवागिरी। देवागिरी कहाँ सिचुएटेड है?
वो डेक्कन में है। और कब उसने किया? उसने ये 1327 को किया। फिर उस देवागिरी को नाम को हटाकर दौलताबाद नाम दिया उस अंचल को। वो ये इसलिए किया क्योंकि ना वो साउथ इंडिया से ज्यादा नजदीक था, ठीक है, और वहां से ट्रेड भी अच्छा होता था, सभी मसालों का ट्रेड वहां से होता है ज्यादा, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं फिर 5 महीने के अंदर ही उसको पुनः अपने राजधानी को वहां लेकर आना पड़ा जहां पहले वो राजधानी था। यानी दिल्ली से देवागिरी गया, फिर वहां पर वो टिक नहीं सका, फिर 5 महीने के बाद देवागिरी को त्याग कर, यानी जो दौलताबाद नाम पड़ चुका था जिसका, उसको त्याग कर फिर दिल्ली उसको आना पड़ा, दिल्ली को फिर से राजधानी बनाया। और ये सब स्थिति को देखते हुए, ये सब कार्य को देखते हुए प्रजा में रोष आ गए, प्रजा दुखी हो गए, क्रोधित होने लगे, ठीक है। प्रजा उसके बस में नहीं था। तो ये जो मेजर उसने लिया था, इसके पीछे जो फेलियर हुआ उसका क्या रीजन था? देखो, इट बिकेम इम्पॉसिबल टू कंट्रोल नॉर्थ इंडिया फ्रॉम देयर। तो जब आप साउथ इंडिया में चले जाते हो, इसका मतलब नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल, नॉर्थ इंडिया पर जो शासन करना था, जो शासन करने का अधिकार जितना होना चाहिए, वो कंट्रोल आपके हाथ से छूटता चला जाता है। लगभग असंभव हो जाता है कि आप उत्तर भारत पर शासन कर सके और साउथ इंडिया में बैठकर आप नॉर्दर्न इंडिया को या फिर उत्तरी भारत पर अच्छा देखभाल कर सके, यह असंभव प्रतीत होता था। दूसरा रीजन फेलियर होने का देखो, द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स कुड नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मंगोल अटैक्स। अब देखते हो ये जो समय कालीन है ना, इस समय निरंतर मंगोल का अटैक होते जा रहा था। तो जब आप शासक के रूप में साउथ इंडिया में बैठे हो, तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में जो अटैक हो रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर अच्छी तरह से जांच नहीं कर सकते, अच्छी तरह से सुरक्षा नहीं दे सकते, इसलिए आपको नॉर्थ इंडिया में रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपका डिफेंस सिस्टम वीक होता जा रहा है, यानी आपका एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ इंडिया पर भी वीक होते जा रहा है। तीसरा पॉइंट देखो, द ट्रांसफर वाज ऑर्डर्ड इन द समर, द हॉट वेदर एंड लॉन्ग जर्नी 1500 किलोमीटर कॉज अनटोल्ड मिजरी। यानी ये जो ट्रांसफर हुआ, जो शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल हुआ, शिफ्टिंग ऑफ राजधानी हुआ, दिल्ली से देवागिरी, फिर देवागिरी से दिल्ली, ये सब गर्मी के दिनों हुआ। यानी वातावरण में जब कड़ी धूप था, जब गर्म का समय था, ऊपर सूर्य का धूप मानो जैसे ऐसा लग रहा था कि आग बरस रहा हो, आग का गोला चमक रहा हो, और इसी समय तुमने राजधानी को ट्रांसफर करा दिया। और वो भी कुछ छोटी मोटी यात्रा नहीं, 10, 15, 20, 30, 100, 200 किलोमीटर नहीं, लगभग 1500 किलोमीटर। फिर एक जगह से और एक जगह जाकर वहां पे भी आप टिक नहीं सके, फिर वहां से 1500 किलोमीटर बैक किए। तो मुख्यतः ये 3 कारण है जिसके कारण उसका ये जो मेजर था वो फेल हो गया, और उससे प्रजा भी छूट गई, या फिर प्रजा भी उसके बस में नहीं रहा। उसका जो इमेज रहना चाहिए था प्रजा में, वैसा इमेज नहीं रहा। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे। दूसरा मेजर देखो, दूसरा मेजर था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी टू ओवरकम शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। तो उसने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो सिल्वर का शॉर्टेज है उसको मिटा सके। However, all the coins had to be withdrawn. The sultans offered to exchange all token coins with silver ones. This caused tremendous loss to the royal treasury. ये तो पूरा मूर्खता है ना, कि उसने क्या किया
जो सिल्वर का कॉइन है ना वो शॉर्टेज में था, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था। तो उसको फिल करने के लिए, उसका शॉर्टेज का पूर्ति करने के लिए उसने टोकन कॉइन का परिचय, उसने टोकन कॉइन को इंट्रोड्यूस किया सबके सामने। अब ये जो सिल्वर कॉइन है उसका मूल्य, ये जो चांदी के सिक्के है उसका मूल्य और टोकन कॉइन का मूल्य, उसका इन दोनों का मूल्य में तो बहुत अंतर है ना। तो उसने क्या किया, ये सिल्वर कॉइन के बदल उसने कहा ये टोकन कॉइन में हम एक्सचेंज करेंगे। सिल्वर कॉइन के बदल में उसने टोकन कॉइन को एक्सचेंज किया। इसका फलस्वरूप क्या हुआ कि जो रॉयल ट्रेजरी था, जो राजकोष था, बहुत ही भारी मात्रा में हानि हुआ, नुकसान हुआ, बहुत ही भारी मात्रा में क्षति हुआ, ट्रेमेंडस लॉस हुआ। ठीक है, तो ये जो मेजर था कि इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, इसका फेलियर का रीजन देख लेते हैं। अब देखो ये टोकन करेंसी में ना ब्रोंज और कॉपर आता है। ठीक है, ये मैं कहने के लिए भूल गया था, अभी कह दे रहा हूं। ब्रोंज एंड कॉपर कॉइन्स वर इशूड विद द सेम वैल्यू एज ए सिल्वर टंकाज। देखो कैसे मूर्खता है। चांदी के सिक्कों का वैल्यू कितना होता है ये आप जानते हैं, वहीं पर उसने टोकन कॉइन क्या ब्रोंज और कॉपर का लाया। तो सिल्वर कॉइन का, एक सिल्वर कॉइन का जितना वैल्यू है, क्या 10 कॉपर या ब्रोंज का कॉइन उसके बराबर हो सकता है? नहीं। लेकिन उसने क्या किया, उसने इससे भी ज्यादा मूर्खता कर दी कि चांदी के सिक्कों का मूल्य जितना होता है एक ब्रोंज या फिर एक सिल्वर कॉपर कॉइन का वैल्यू उतना हुआ। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो उसने ये बराबर कर दिया। तो जान पा रहे होंगे कितना बड़ा मूर्ख डिसीजन था ये। ऐसा मूर्ख निर्णय कोई मूर्ख ही कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट देखो उसका फेलियर होने का। द सुल्तान डिड नॉट रिजर्व द राइट टू इशू न्यू कॉइन्स फॉर द स्टेट। अब देखो जो सुल्तान होता है ना वो अपना मनमाना, मन मर्जी से कुछ भी नए तरीके से कॉइन या फिर करेंसी नहीं बना सकता। उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो नया करेंसी, नया कॉइन बनाए राज्य के लिए। इसके लिए पहले अर्थ मंत्री, राजकोष तथा राज्य का परिस्थिति का आकलन करना होता है। मतलब बहुत ही विवेक पूर्वक, ज्ञान से, बोध से निर्णय लेना होता है। लेकिन उसने तो ये नहीं किया। अगर ये किया होता तो कभी क्या वो ब्रोंज और कॉपर का वैल्यू चांदी के सिक्कों के बराबर करता? नहीं। तीसरा पॉइंट देखो, देयर वाज लार्ज स्केल सर्कुलेशन ऑफ फेक कॉइन्स एंड इट कॉज chaos इन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बहुत सारे काउंटरफिटेड कॉइन आए। काउंटरफिटेड माने फेक कॉइन्स। ठीक है, तो बहुत सारे फेक कॉइन का प्रचलन होने लगा। तो इसके कारण बहुत सारे कैओस होने लगा जो भी वाणिज्य व्यापार के सेक्टर में। क्योंकि ना वाणिज्य व्यापार के सेक्टर में आप एक कॉमोडिटी, एक गुड्स उठाएंगे तो उसका मूल्य चुकाने के लिए आप पैसा देंगे। तो वहीं पर अगर कोई फेक कॉइन दे रहा है, फेक पैसा दे रहा है, तो वहां पर कैओस तो होगा ना। और सिर्फ एक मनुष्य नहीं, एक का वाणिज्य व्यापार नहीं हो रहा है, बहुत सारे, पूरे राज्य में जितना भी वाणिज्य व्यापार हो रहा है, मान लो अधिकांश सेक्टर में ऐसा होने लगा। अधिकांश क्या, जो एवरेज है, एवरेज से भी थोड़ा कम होने लगा। तो क्या वो कैओस नहीं क्रिएट करेगा? क्या वो ऑर्डर को नहीं बिगाड़ेगा? क्या वो व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेगा? अवश्य बिगाड़ेगा। ठीक है, तीसरा जो मेजर उसने लिया देखो, इंक्रीज टैक्सेस इन गंगा यमुना दोआब ड्यूरिंग फैमिन। हाउएवर दिस मेजर वाज विथड्रॉन। यानी गंगा जमुना का जो क्षेत्र है वहां पर जो लैंड है वो कृषि के लिए बहुत ही बड़ा उपयोगी है। परंतु प्राकृतिक विपदा ऐसे आई, प्राकृतिक आपदा ऐसे आई कि वो फैमिन का समय आया, ड्रॉट का समय आया, जब बंजर पड़ने लगा भूमि।
जब कोई शस्य, कोई फसल नहीं उगते थे। तो उस समय उसने क्या किया, वो जो गंगा जमुना क्षेत्र है वहां का कर अधिक कर दिया। यानी पहले अगर मान लो जब शस्य फलता था, जब अच्छा किसी कार्य होता था, तो मान लो कर हम अपने जितना आय है उसका 5% देते थे। अब वैसा शस्य, वैसा कृषि कार्य तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ना फैमिन का कंडीशन हो गया है, ड्रॉट का कंडीशन हो गया है, भूमि और उतना फर्टाइल नहीं है। ये प्राकृतिक विपदा की स्थिति है। तो इस पर जो शासक है उस सहानुभूति दिखाना चाहिए, सबके ऊपर सहायता दिखाना चाहिए। परंतु इसने तो उल्टा कार्य किया। उसने क्या किया कि पहले अगर मान लो हम 5% कर देते थे, तो अभी उसने 5% से 10%, 15% कर दिया, यानी कर में उसने वृद्धि कर दिया। तो क्या ये सही था? नहीं। तो निस्संदेह कहने की जरूरत नहीं, प्रजा इससे कभी भी हर्षित नहीं होगी, कभी इससे आनंदित नहीं होगी। प्रजा हमेशा दुखी रहेगी। वो हमेशा चाहेगी कि ऐसा शासक कभी ना आए, ये शासक को हटाना ही पड़ेगा। ये समय की आवश्यकता है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूं? ठीक है। तो अब इसके ये जो रीजन है, अब इसके ये जो पदक्षेप उसने उठाया था, जो मेजर उठाया था, इसके फेलियर के रीजन देख लेते हैं। पिजन्स वे डिसकॉन्टेंटेड, कहने की जरूरत नहीं। पिजन मतलब जो फार्मर्स थे, जो कृषि वर्ग के इंसान थे, वो इतना पैसा कहां से लाएंगे, कर कैसे चुकाएंगे? फिर ऊपर से स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो इससे पिजन वर्ग बहुत ही डिससेटिस्फाइड था, डिसकंटेंटमेंट में था। उनके हृदय में संतोष नहीं था, सुख नहीं था, मन आनंदित नहीं था, मन दुखी था। सब निराश हताश बैठे थे। ठीक है। तो एग्रीकल्चर सफर्ड एक्सटेंसिवली। कहने की जरूरत नहीं कि कृषि कार्य बहुत ही तीव्र गति से दुर्गति हुआ। आशा करता हूं जितना कहा है उतना समझ में आया होगा। तो देखो, हिज एक्सपेडिशंस टू कॉन्क्यर खुरासन एंड कराचिल टू मेट विद डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसने खुरासन और कराचिल को अपने शासन के अंदर लाना चाहा, परंतु उसका परिणाम उसके पक्ष में नहीं गया। उसका परिणाम उसके हित में नहीं था। बहुत ही डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस आया। He faced various rebellions in last decade of his reign. He passed away in 1351. तो उसके जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान जो अंतिम कार्यकालीन समय है, उसमें उसने बहुत सारे ऐसे रिवेलियन देखे, बहुत सारे ऐसे बगावत देखे जो उसके विरुद्ध में हुआ, बहुत सारे ऐसे विरोध देखे जो उसके विरुद्ध में हुआ, बहुत सारे रण युद्ध को उसको झेलना पड़ा। फिर एक समय आता है जब उसका मृत्यु हो जाता है, और वो समय था 1351। फिर 1351 में आता है उसका कजिन, जिसका नाम है फिरोज तुगलक। अब देखो, ये फिरोज तुगलक के बारे में पढ़ते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक was succeeded by his cousin फिरोज तुगलक, who was nominated by ulemas and nobles। तो जैसे ही मुहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो जाती है, तो अब सत्ता का भार किसके ऊपर आता है? उस सत्ता का भार फिरोज
तुगलक के हाथ में आता है, जो मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था। और ये फिरोज बिन तुगलक को किसने नॉमिनेट किया? ये नॉमिनेट हुआ था उस समय को जो ऑफिशियल जो नोबेल्स थे उनके द्वारा, यानी उलेमा और नोबेल्स के द्वारा। He lacked the temperament and courage of a strong ruler and tried to pacify the ulemas by adopting moderate and populist policies. तो राजा बनने के लिए, शासक बनने के लिए जैसा टेम्परामेंट चाहिए, जैसा साहस चाहिए, जैसा वीरता चाहिए, जैसा पराक्रम चाहिए, वैसा उसमें नहीं था कि उसे एक कुशल नेतृत्वधारी, कुशल राजा कह सके, स्ट्रॉन्ग रूलर कह सके। तो इसलिए वो जो उलेमास थे, जो नोबेल थे, तो इसलिए उसके एरिया के, उसके अंचल के जो उलेमा, जो नोबेल थे, उसको किस प्रकार सांत्वना देता था, किस प्रकार पैसिफाई करता था, किस प्रकार उसको समझाना चाहता था? मॉडरेट और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज को अपनाकर। ठीक है, यानी औसत दर जो एवरेज है, तथा जो सब कर रहे हैं, जो पॉपुलर है, जो सर्वविदित है, सब जानते हैं, उसको अपनाकर। क्योंकि ना रिस्क लेने के लिए, कठिन कार्य करने के लिए, कुछ नया चिंतन करने के लिए, इसके लिए पराक्रम, साहस, धैर्य तथा ज्ञान बोध चाहिए, परंतु ये सब तो उसमें दिखता नहीं। जैसे मैंने पहले ही कहा था, उसमें वो टेम्परामेंट नहीं था, वो साहस नहीं था, वो वीरता नहीं है जिसे कहा जा सके कि वो स्ट्रॉन्ग रूलर है। ठीक है, अब देखो, ही इम्पोज ए टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम कॉल्ड जाजिया। तो जो नॉन मुस्लिम लोग थे, यानी प्रजा के अंदर मुस्लिम के अलावा जितने भी लोग थे, उनके लिए एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया, एक कर का व्यवस्था लाया, और उस कर का नाम है जाजिया। He allowed a noble sons to succeed to his father position and जागीर after his death. तो उसने क्या किया, जैसे आज जैसे ऑफिसर्स होते हैं, तो उस समय ये जो ऑफिसर्स थे, जो एक एक छोटे छोटे प्रांत के जिम्मेदारी जिसके हाथ में था, उनको नोबेल कहा जाता था। तो जब उन नोबेलों को मृत्यु हो जाती है, तो उसने ये अधिकार दे दिया कि नोबेल की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र होंगे वो आकर उसका अधिकार ले लेंगे, यानी उसका पोजीशन ले लेंगे और वहीं पर शासन करने लगेंगे। यानी वो जागीर वो नोबेल को बेटा के हाथ में जाएगा। The same was done in the army. This proved detrimental to the Sultanate. तो यही चीज आर्मी में भी किया गया कि आर्मी का अगर एक सैनिक मर जाता है, तो उस सैनिक के जगह में कौन आएगा ना, उसके परिवार में जो उसका सक्सेसर रहेगा। जैसे मान लो उसका बेटा, तो वो बेटा, उसका बेटा वो आर्मी के स्थान को भर लेगा, यानी उसके पिता की जगह उसका बेटा ले लेगा, वो बेटा फिर आर्मी के लिए कार्य करेगा। परंतु ये जो नीतियां है, ये देखा गया कि डेट्रीमेंटल हुआ सुल्तानेट के लिए, यानी उतना फलदायी नहीं हुआ, उतना लाभजनक नहीं हुआ। जैसा कार्य, जैसा फल वो लाना चाहिए था, जैसा सुव्यवस्था, सुफल लाना चाहिए था, वैसा उसने नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, ये आप भी जान पा रहे होंगे। क्योंकि ना यहाँ पर मेरिटोक्रेसी का कोई ऑप्शन ही नहीं है। किसी का कैसा गुण है, कैसा चरित्र है, कैसा स्वभाव है, कैसा कौशल है, किसमें कैसा पोटेंशियल है, वो ना देखकर अब जिसको जैसे चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। यानी वो इस कार्य के लिए योग्य है या फिर अयोग्य है, ये इसका जांच तो नहीं हो रहा है। इसके लिए उसके पास पात्रता है या पात्रता नहीं है, इसका जांच कब हुआ, नहीं हुआ। अब तो सिर्फ ऐसे मन मर्जी एक विधान बना दिए
कि ये मर गया, मतलब इसका जो वंश का नेक्स्ट सक्सेसर है वो इसका जगह ले लेगा। तो इसमें उसका कैपेबिलिटी का परीक्षण कहाँ हुआ? अगर वो कैपेबल है, योग्य है, उसमें वो पात्रता है, तब जाकर उसको वो अधिकार दीजिए, परंतु इसका तो कुछ जांच नहीं हुआ। तो जब ये जांच नहीं होता, आप उसके नेक्स्ट सक्सेसर को इतने बड़े जिम्मेदारी दे देते हैं, और जब ऐसे असंख्य मनुष्य में होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है, तो राष्ट्र का कंडीशन क्या होगा समझ पा रहे हैं? वही हुआ इस दिल्ली सुल्तानेट के समय। तो देखो क्या लिखा गया है। फिरोज तुगलक undertook numerous measures for the well-being and the welfare of the common people like construction of canals to facilitate agriculture। इसका मतलब ये है कि जो फिरोज तुगलक था उसने ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े मेजर्स, पदक्षेप या फिर कदम उठाए ताकि जो प्रजा वर्ग थे, जो कॉमन जनता थे, वो अच्छे रह सके, उनके सुरक्षा हेतु, उनके स्वास्थ्य हेतु। तो उसने कैनल का भी निर्माण किया जिससे हम पानी डायरेक्टली ले जाकर जहाँ कृषि कार्य होता था उस भूमि में पानी दे सके। तो इससे सिंचाई विभाग में हेल्प हुआ। इन एडिशन ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड वेरियस सराइज एंड मदरसास। देखो यहाँ पर दो टर्म आता है, सराय और मदरसास। सराय उसको कहते हैं, यानी वो जगह है, यानी पर्यटक जहाँ पर विश्राम लेते हैं, या फिर एक शब्द में कहे तो विश्राम स्थली। जो देश विदेश से पर्यटक राज्यों में घूमते हैं, तो उनके विश्राम हेतु उसने एक स्थान बनाया था जिसे सराय कहा जाता था। फिर मद्रासा में भी भारी योगदान किया। मद्रासा से यानी जो तुर्क लोग हैं उनके पढ़ने के लिए जो विद्यालय होता है उन्हें मद्रासास कहते हैं। फिर वो सक्सेसर हुआ इनकम्पिटेंट, यानी उसके जो सक्सेसर थे वो काबिल नहीं थे, उनमें उतना पोटेंशियल नहीं था कि वो शासन कर सके, शासक बन सके, तो वो इनकम्पिटेंट थे। It was during the reign of Nasiruddin Muhammad, the last ruler of Tughlaq dynasty, that Timur, the Mongol ruler of Samarkand, Central Asia, invaded India in AD 1398। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल के दौरान जो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, उस समय तिमूर जो मंगोल रूलर था समरकांड का, ठीक है, समरकांड एक जगह है सेंट्रल एशिया में, उस समय का जो मंगोल रूलर था उसका नाम था तिमूर। और मंगोल लोग क्या कर रहे थे? भारत पर आक्रमण कर रहे थे। तो उसने भारत पर आक्रमण किया कब? 1398 को। तो उसने क्या किया? बहुत सारे टाउन को तहस नहस किया, सिटी को नुकसान पहुंचाया। सो इसीलिए लिखा गया ही प्लंडर मेनी टाउन्स एंड सिटीज एंड लेफ्ट इन 1399। तो 1398 में आक्रमण किया और बहुत सारे नगर, ग्राम और ऐसे बहुत सारे प्राण, शहर को नुकसान किया, बहुत ही भारी क्षति पहुंचाया। फिर 1399 में वो भारत को छोड़कर चला गया। However, Tughlaq rule continued till 1414। वो 1399 को भारत को छोड़कर तो चला गया, लेकिन उसके बाद भी लगभग 16 साल तक ये तुगलक के रूलर रूल करते रहे। ठीक है, इसके बाद फिर एक नया शासन आता है, नया डायनेस्टी आता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।